नमस्कार। धन्यवाद श्रृंखला के दूसरे एपिसोड में मैं आज बात करूंगा राजीव गांधी की। राजीव गांधी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके बारे में ज़्यादा वो चर्चा नहीं होती है। या तो हम नेहरू के बारे में सुनते हैं या इंदिरा गांधी के बारे में या मनमोहन सिंह के बारे में, लेकिन वास्तविक रूप पर राजीव गांधी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको तो एक बहुत बड़ा धन्यवाद बनता है। राजीव गांधी जी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था और 21 मई 1991 में वो एक टेररिस्ट अटैक में मारे गए थे। ये भारत के छठे प्रधानमंत्री थे। 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक। इंदिरा गांधी के मारे जाने के बाद 40 साल की उम्र में राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र वाले प्रधानमंत्री बने थे। ऐसा माना जाता है कि वो भारत ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्व में सबसे कम उम्र के इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट थे। राजीव गांधी पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग रहते थे। अकस्मात प्रधानमंत्री बनाए जाने से पहले वो इंडियन एयरलाइंस में एक पायलट की नौकरी करते थे। राजीव गांधी के वो 5 साल का कार्यकाल एक हाई मोमेंटम और हाई एक्टिविटी का था। बहुत सारे काम बड़ी तेजी से हुए। उनके पीरियड के दौरान जितने भी अच्छे काम हुए थे, अगर मैं गिनाने बैठूं तो शायद 4-5 कार्यक्रम भी कम पड़ेंगे। आज के कार्यक्रम के लिए मैंने उनके 2-3 ऐसे कार्य चुने हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा और जिसका फायदा हम लोग आज तक उठा रहे हैं। आप सबसे एक बार फिर अनुरोध है कि अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स में भी लिखिए और हमारी युवा पीढ़ी के साथ ज़रूर शेयर करिए। क्योंकि राजीव गांधी जी के बारे में जब मैं नेट पर रिसर्च कर रहा था तो मैंने पाया कि काफ़ी इंफॉर्मेशन उनके बारे में, जिसको बोलते हैं ट्रूथ, हाफ ट्रूथ एंड लाइज, तीनों तरह की है और कई लोग उसमें से पिक एंड चूज करके उनके बारे में गलत ओपिनियन बना रहे थे। इंफॉर्मेशन पूरी सही होनी चाहिए, उसके बाद आप अपना ओपिनियन जरूर व्यक्त करें। राजीव गांधी एक आधुनिक दिमाग वाले निर्णायक लेकिन अडिग व्यक्ति थे। श्री गांधी उच्च तकनीक की दुनिया में पूर्ण निपुण थे और जैसा कि उन्होंने बार बार कहा, भारत की एकता को बनाए रखने के अलावा उनका एक मुख्य उद्देश्य था भारत को 21वीं सदी में ले जाना। ये जो लाइनें मैंने पढ़ी हैं, ये पढ़ी हैं pmindia.gov.in, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में। यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है, लिंक नीचे है, आप भी देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ। आप में से कितने लोग इन ऑपरेशंस के बारे में जानते हैं? ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन राजीव, ऑपरेशन वज्र शक्ति और ऑपरेशन आईबैक्स। डिफेंस फोर्सेस में जो लोग होंगे वो अवश्य इन ऑपरेशंस के बारे में जानते होंगे, लेकिन जब लाल लाल आंख दिखाने की बात होती है तो हम इन ऑपरेशंस को एक तरह से भूल चुके हैं। ये चारों ऑपरेशंस का संबंध है सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर करना पाकिस्तान से और उसको हमेशा के लिए सिक्योर करना कि वो हमेशा भारत के कब्जे में ही रहे। ऑपरेशन मेघदूत हुआ था अप्रैल 1984 में, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उसके बाद के तीनों ऑपरेशन, ऑपरेशन राजीव, वज्र शक्ति और आईबैक्स, ये तीनों ऑपरेशन हुए थे जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। मैं इन ऑपरेशंस के बारे में बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा क्योंकि इसके बारे में आप इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 1984 से पहले सियाचिन ग्लेशियर की जो पीक्स थी उन पर पाकिस्तान का कब्जा था। वो गर्मियों में वहां रहते थे उनकी आर्मी और सर्दियों में नीचे चले जाते थे। उस साल ऐसी खबर मिली भारतीय सेना को कि पाकिस्तान वहां पर परमानेंट बेसिस बनाने जा रहा है, तो उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए भारतीय फौज ने 1984 की विंटर में वहां पे कब्जा कर लिया अपनी आर्मी भेज के, और हमने वो उनमें से कई पीक्स पर अपने बेसिस बना लिए
और जब अप्रैल में पाकिस्तान आर्मी वहां पे आई तो उन्होंने देखा कि भारतीय बैठे हुए हैं, तो वहां पर एक लड़ाई शुरू हो गई जो आज तक भी चलती रहती है। पाकिस्तान ने भी बाकी पीक्स पर अपने परमानेंट पोस्ट बना ली। अगले 3 साल तक वहां पर छुटपुट लड़ाई और स्नाइपर फायरिंग चलने लगी। एक पोस्ट जो पाकिस्तानियों के कब्जे में थी वो थी कैद पोस्ट। ये ऊंचाइयों पर थी और वहां से स्नाइपर फायर हिंदुस्तानियों को बहुत तंग करती रहती थी। 1987 में भारतीय सेना ने ये कैद पोस्ट पाकिस्तानियों से छीन ली और अपने कब्जे में कर ली। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन राजीव। सियाचिन ग्लेशियर 17 से 20,000 फीट, कभी कभी उससे भी ऊपर, हमारी फौज की लड़ाई पाकिस्तान से निरंतर चलती रही। सितंबर 1987 में हमारी फौजों ने सियाचिन पर एक और ऑपरेशन किया जिसका नाम था ऑपरेशन वज्र शक्ति। इस ऑपरेशन में उस समय के पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल परवेज मुशर्रफ को भारतीय फौजों से पहली बार मात खानी पड़ी। पहल परवेज मुशर्रफ की तरफ से हुई थी। उन्होंने कैद पोस्ट को दोबारा पाकिस्तानी कब्जे में लाने की कोशिश की थी, लेकिन इस झड़प में उन्हें बुरी तरह मात खानी पड़ी। कैद पोस्ट हिंदुस्तान के पास ही रही और बाद में इसका नाम बाना पोस्ट कर दिया गया था। और इन्हीं परवेज मुशर्रफ को 12 साल बाद हिंदुस्तानी फौजों ने एक बार फिर से बुरी तरह हराया था कारगिल युद्ध में। और 1989 में आखिरी ऑपरेशन था ऑपरेशन आईबेक्स। इस ऑपरेशन में एक ऊंची पीक जो कि पाकिस्तान की तरफ चुमिक ग्लेशियर उसको ओवरलुक करती थी, उसको पाकिस्तान से छीनने का प्लान था। शुरू में भारतीय फौज को वहां पहुंचने में दिक्कतें हुई, उसके बाद आर्टिलरी का प्रयोग किया गया और ये शायद पहली लड़ाई थी जिसमें इतनी ऊंचाई पर आर्टिलरी गन्स यूज की गई। भारत पाकिस्तान को वहां से निकालने में सफल हुआ और ये पीक भी भारत के कब्जे में आ गई। और इन 4 ऑपरेशंस की वजह से आज भारतीय फौज एक वांटेज पोजीशन में है, ऊंचाइयों पर है और वहां से काराकोरम हाईवे जो कि चीन को पाकिस्तान से जोड़ता है उस पर भी हम लोग नजर रखे हुए हैं। राजीव गांधी के एक आध और खास अचीवमेंट्स की का मैं अब जिक्र करता हूँ। प्रधानमंत्री खुद एक युवा प्रधानमंत्री थे। उन्होंने यूथ एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ किया और उसमें से सबसे अहम था 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें वोटिंग एज 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। तो अगर आप 18 साल से वोट देते आ रहे हैं तो उसका श्रेय राजीव गांधी को जाता है। और इसके अलावा राजीव गांधी ने टेलीकॉम, पंचायती राज और एजुकेशन में बहुत ही फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल चेंजेस किए थे जिसका जिक्र मैं और किसी दिन करूंगा। आज मैं केवल बात करूंगा थोड़ा सा वो भी उनके कंप्यूटराइजेशन का जो उन्होंने एफर्ट किया था। 80 का दशक भारत के लिए बहुत ही मुश्किल दशक रहा था। हमारी जीडीपी बहुत कम थी और ग्रोथ भी करीब 3-3.5% रही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा कम थी। इंपोर्ट के कोटा होते थे, ड्यूटीज बहुत ही हाई होती थी और सरकारी दफ्तरों में लेथार्जी बनी रहती थी, लोग बहुत ही धीरे काम करते थे और इस तरह से तो भारत 21वीं शताब्दी में नहीं जा सकता था। और इसीलिए राजीव गांधी ने एक पुश दिया टेक्नोलॉजी को भारत में इस्तेमाल करने के लिए। मेरे को याद है उन दिनों ड्यूटी जो है वो कंप्यूटर्स पर 300% से ज़्यादा होती थी और अगर आपके पास पैसे आ भी जाएं तो फॉरेन एक्सचेंज नहीं था भारत के पास ये सब खरीदने के लिए। इस सब के बावजूद भी राजीव गांधी ने बहुत ही पुश किया कंप्यूटराइजेशन को। और एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका मैं एक बहुत संक्षिप्त में आपको वर्णन दूंगा, वो था भारतीय रेलवे के लिए रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जो कि उन्होंने इम्प्लीमेंट कराया था। इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको 2 ग्राफ्स दिखाऊंगा जिससे ये पता चलेगा कि उन दिनों देश की आर्थिक हालात कितने ही मुश्किल थे।
ये ग्राफ है भारत की जीडीपी 1984 से 1990 के बीच में, और फिर 2021 में आज हमारी जीडीपी कहाँ है। जो पिंक कलर के बार्स हैं वो दर्शाते हैं पर कैपिटा जीडीपी, और उस पर ज़रा ध्यान दीजिए। उन 8-9 सालों में हमारी पर कैपिटा जीडीपी 277 यूएस डॉलर से लेकर 368 यूएस डॉलर के बीच में रही थी, जो कि आज 2277 यूएस डॉलर है, यानी कि कम 7-8 टाइम्स उससे ज़्यादा है। और यही डेटा नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के सामने भी रहा होगा जब उन्होंने आके इकोनॉमी को खोला था और भारत की ग्रोथ शुरू हुई थी। और दूसरा चार्ट मैं दिखा रहा हूँ हिंदुस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, देन एंड नाउ, यानी कि आज का और उस समय का ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का कंपैरिजन है। पिछले साल के अंत में 2022 के अंत में भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 607 बिलियन डॉलर्स थे, जबकि 83-84 में ये 5.6 बिलियन डॉलर्स, फिर करीब 6.5 बिलियन डॉलर्स, और अंत तक आते आते ये करीब 4 बिलियन डॉलर्स रहा है। अब इस पैसे से हमें खाना भी इंपोर्ट करना पड़ता था, लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़ती थी, एम्यूनेशन भी खरीदना पड़ता था, दवाइयाँ भी खरीदनी पड़ती थी, और इसी में जो बचा खुचा है वो उससे लेकर हम कंप्यूटर्स भी खरीदते थे। जो लोग उन दिनों विदेश जाते थे उन्हें अच्छी तरह मालूम होगा कि केवल $20 एयरपोर्ट पर उन दिनों मिला करते थे। जो लोग मेरे हम उम्र हैं उन्हें अच्छी तरह याद होगा कि रेलवे से रिजर्व टिकट निकालना कितना मुश्किल होता था। आधा आधा दिन या कभी पूरा दिन लग जाता था एक टिकट लेने के लिए, और कभी कभी खिड़की पर पहुंचकर पता चलता था कि कोटा समाप्त हो चुका है और वो पूरा दिन वेस्ट चला जाता था। गर्मियों की छुट्टियों के लिए रिजर्वेशन करने के लिए सुबह 3-4 बजे जाकर लाइन में लगना पड़ता था, जिससे जब तक आपका नंबर आए तो एक उम्मीद रहती थी कि शायद आपको टिकट मिल जाएगा। उन दिनों में सीएमसी लिमिटेड एक सरकारी अंडरटेकिंग में काम करता था, जो कि कंप्यूटराइजेशन के प्रोजेक्ट्स पर हम सब काम करते थे, और रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम भी मेरे साथियों ने ही वहाँ पर ये डेवलप किया था। 1984-85 में जब माधवराव सिंधिया रेल मंत्री बने तो एक बार वो हमारे दफ्तर आए थे, और उन्हें ये एक प्रेजेंटेशन दिया गया कि रेलवे रिजर्वेशन हो सकता है। उन्होंने इतना बड़ा पुश दिया और ये कहा कि 3 महीने में आप ये दिल्ली पर चालू कर दीजिए। उन दिनों रेलवे में 72 तरह की कोचेज होती थी, 7 क्लास होती थी रिजर्वेशन के लिए, 40 तरह के कोटे होते थे, और 80 से ज़्यादा कंसेशनल फेयर टिकट्स होते थे। 1984-85 में ये एक बहुत ही बड़ा टास्क था। ना तो कंप्यूटिंग पावर थी, और ना ही कम्युनिकेशन लाइंस थी, और ना ही टूल्स थे कि हम इसको जल्दी डेवलप कर दें। मिसाल के तौर पर हिंदी में प्रिंटिंग उन दिनों अवेलेबल नहीं थी। हिंदी के फॉन्ट्स होते हैं जो कि प्रिंटर पर प्रिंट किए जाते हैं, वो डेवलप्ड ही नहीं थे, तो वो भी हमें स्क्रैच से बनाने पड़े थे, जो कि प्रिंटर पर हिंदी चार्ट हम प्रिंट कर सकें। आज ये प्रोजेक्ट क्रिस यानी कि सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम चलाता है। उनकी वेबसाइट पर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। मैं केवल राजीव गांधी और माधवराव सिंधिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कर रहा हूँ कि देश की स्थिति थोड़ी खराब होते हुए भी, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं होते हुए भी, उन्होंने फिर भी ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने पुश किए, और 10 साल के अंदर आप कितने आराम से बैठे हुए कहीं से भी टिकट बुक कर सकते थे। और चलते चलते आपको ये जानकारी दे दूं कि पहली शताब्दी एक्सप्रेस माधवराव सिंधिया जी ने चलाई थी 1988 में दिल्ली और झांसी के बीच में। तो पाकिस्तान को लाल लाल आंख दिखाने के लिए, वोटिंग एज 21 से 18 साल करने के लिए, और भारत में कंप्यूटराइजेशन शुरू करने के लिए राजीव गांधी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव गांधी पर मैं आगे भी एपिसोड करूंगा और उनकी अन्य उपलब्धियों के बारे में ज़रूर जिक्र करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।
फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।